तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो इसमें आसान शब्दों में अपने को ये पढ़ना है कि भाई हमारे पास अगर दो वेव्स हैं, ठीक है, दोनों वेव्स ट्रैवल कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में विद सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और उनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, और अगर वो ट्रैवल कर रही हैं एक ही मीडियम में एक साथ, तो दोनों का रिजल्टेंट अपने को क्या मिलेगा। तो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास n वेव्स हैं, y1 है, y2 है, y3 है, ऐसे ही yn है, ठीक है, तो इन सब का जो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिलेगा y, वो इन सब का वेक्टर सम मिलेगा। दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या ये बात समझ में आई? कुछ खास नहीं है, बस अपने को वेक्टर सम करना है। जितनी भी वेव्स होंगी उनको उठाओ और जोड़ डालो, क्या मिल जाएगा अपने को? नेट डिस्प्लेसमेंट। हर एक का डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा। ठीक, अब हमारे पास दो चीज़ें पॉसिबल हैं, ध्यान से देखो। अगर मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये मेरी एक वेव है और ये एक दूसरी वेव है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने एकदम आइडियली तो नहीं बना पाया हूँ, बट फिर भी जब ये दोनों पॉइंट्स जो हाइट्स हैं, जो क्रेस्ट है और जो ट्रफ है, अगर वो सेम मिलेंगे तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा देंगे। तो यहाँ हमको कुछ ऐसा मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यही चीज़ अगर उल्टा हो जाता तो क्या मिलता? मतलब अगर अब ये यहाँ तो ठीक है, बट यहाँ वाला जो है ये ऐसा मिल गया, तो क्या होगा भाई? ये प्लस ये माइनस स्वाहा, तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, सो यही मेन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट, कि भाई हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों वेव्स के मिलने से बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बेसिक था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसी के बेस पे हम लोगों को इंटरफेरेंस पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलो देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस क्या होता है भाई? सिंपल है, दो लाइट सोर्सेज जा रही हैं और दोनों के पास कुछ खासियतें हैं। पहली खासियत यह है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। दूसरी खासियत यह है कि उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब कांस्टेंट है। ध्यान रखना, कांस्टेंट जरूरी है, जीरो भी कांस्टेंट है तो वो चलेगा। ठीक, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, दोनों वेव्स जाई, मिल गई, मिली तो क्या हुआ? एक दूसरे को सुपर इम्पोज की, और सुपर इम्पोज की तो कुछ पॉइंट्स पे जो एनर्जी वहाँ पे थी वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई, और कुछ पॉइंट्स पे अपने को मैक्सिमम एनर्जी दिखी, कुछ पे मिनिमम एनर्जी दिखी। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इस चीज़ को पहली बार डिस्कवर किया था थॉमस यंग ने। किसने? थॉमस यंग ने 1801 में। तो इन्होंने किया क्या था? तो इन्होंने भाई एक स्लिट ली, इस स्लिट से कुछ दूरी पे इन्होंने एक और स्लिट रखी, ठीक, ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने अपना सोर्स रखा, और इस सोर्स से लाइट गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, और फिर ये लाइट यहाँ से जब निकली तो वो क्या हुआ कि ऐसे उसके वेव फ्रंट्स बने फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। सो ये जो वेव्स हैं ये क्या हो रहा है? देखो, कहीं पे मिल रहा है क्या? दोनों सेम कलर के, कहीं पे दोनों डॉटेड मिल रही है, कहीं पे डॉटेड और सेम मिल रही है ना। तो जहाँ पे सेम मिल रहा है, जहाँ पे दोनों के ट्रफ्स मिलेंगे वहाँ अपने को, या फिर दोनों के क्रेस्ट मिलेंगे वहाँ अपने को मैक्सिमम मिलेगा। और अब ऑब्जर्व ये हुआ स्क्रीन लगा के कि भाई सेंटर में अपने को ब्राइट मिला, फिर अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क का अपने को फ्रिंज मिला। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ये डार्क और ब्लैक, या बोला जाए ब्राइट और डार्क का कॉम्बिनेशन था, पैटर्न था। ठीक है, अब ये यंग ने ऑब्जर्व किया था, इसमें इन्होंने सोडियम वेपर का लैंप यूज़ किया था एज अ सोर्स। ये हमारा स्लिट S है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। अब ध्यान ये रखना है, दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो S1 और S2 को हम सेम रख दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ? जितना टाइम ये लाइट को यहाँ पहुँचने, उतना ही यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा, तो यहाँ से जो वेव निकल रही होगी दोनों एक जैसी दिखेंगी। समझ में आई बात? तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलेगा। और ये जो स्क्रीन पे हम लोग को फ्रिंजेस मिले, कंसेक्यूटिव या अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क का, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो S1 और S2 सोर्स है ये कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है हम लोग आगे देखने वाले हैं। बेसिकली वो वही सोर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसके बारे में और सारी बात हम लोग करने वाले हैं, बट यहाँ बेसिकली तुम लोगों को ये बात समझ में आई क्या कि जब स्लिट से लाइट निकली तो जब ट्रफ्स मिले दोनों के या दोनों के क्रेस्ट मिले तो हमको क्या दिखाई दिया? ब्राइट फ्रिंज।
और जब दोनों अपोजिट फेज में मिले तो क्या दिखाई दिया हमको, डार्क फ्रिंज। और इंटेंसिटी जो होती है लाइट की वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया वहाँ ब्राइट मिला, इंटेंसिटी ज़्यादा मिली, और जहाँ एम्पलीट्यूड घट गया वहाँ पे अपने को डार्क मिला और इंटेंसिटी कम मिली। तो जहाँ पे अपने को ब्राइट मिला वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब चीज़ बन रही है, दोनों एम्पलीट्यूड मिलके बढ़ा रहे हैं, अच्छा हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रही, कोई चीज़ फायदा हो रहा है हमको, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो रहा है दोनों चीज़। तो यहाँ हमको जो मिला वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। क्या बात समझ में आई? अब इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग पहले कंडीशन डिराइव करेंगे, कब मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कब मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। फिर कोहेरेंट सोर्सेज की बात भी करेंगे इसके बाद। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे देखेंगे। चलो तो अब हम लोग कंडीशंस डिराइव कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, एक जगह ब्राइट मिल रहा है, एक जगह डार्क मिल रहा है। तो ब्राइट बोले तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ फायदा हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रही है चीज़, और जहाँ पे डार्क मिल रहा है वहाँ क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है, इंटेंसिटी खत्म, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन निकालते हैं पहले, कि किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन पहले निकाल लेते हैं। फिर जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, जहाँ मिनिमम होगी वो डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो पहले इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास सोर्सेस थे, दो कोहेरेंट सोर्सेस थे, S1 और S2। ये दोनों कैसे सोर्स हैं, कोहेरेंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट के, ठीक है, मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है। तो अब अपन को P पॉइंट पे मान लो ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पे T टाइम के बाद दो वेव्स मिली। स्क्रीन पे पॉइंट P पे T टाइम के बाद दो वेव मिली, एक मिली स्लिट S1 से, दूसरी मिली स्लिट S2 से। तो जो पहली वेव मिली वो Y1 थी, वो थी मान लो A1 साइन ओमेगा T, ठीक है। तो A1 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओमेगा क्या है, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। T टाइम के बाद मिली। अब जो दूसरा वाला मिला वेव वो था Y2, और उसको ले लेते हैं A2 साइन ओमेगा T प्लस फाई। फाई क्या है भाई, फेज डिफरेंस, कि Y1 के पहुंचने के फाई बाद Y2 पहुंचा। क्या है बात समझ में आई, ठीक है ना। तो नेट क्या मिलेगा अपने को, नेट क्या मिलेगा भाई, दोनों की वजह से Y जो क्या मिलेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, Y1 प्लस Y2। Y1 कितना है, A1 साइन ओमेगा T, Y2 कितना है, A2 साइन ओमेगा T प्लस फाई, ठीक है कि नहीं। सो ये A1 साइन ओमेगा T तो चलो छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये जो A2 है ये साइन ओमेगा T प्लस फाई, साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, याद है ना। जिसको नहीं याद है जाके मैथमेटिकल टूल्स का कॉपी खोलो अपना और देखो। तो भाई क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा T कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा T साइन फाई, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ से अब देखो ऐसा है ना, यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, A1 साइन ओमेगा T प्लस A2 साइन ओमेगा T कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा T साइन फाई, ठीक है कि नहीं। अब इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये साइन ओमेगा T है, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से अगर लिखें तो A1 प्लस A2 कॉस फाई क्या मिलेगा, साइन ओमेगा T, ठीक है कि नहीं, बोलो ठीक। और इधर क्या है अपने पास, प्लस A2 कॉस ओमेगा T साइन फाई, ठीक है ना। अब क्या करें, ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको अगर अपन A कॉस थीटा रख दें और A2 साइन फाई, इसको ऐसा लिख लो, साइन फाई कॉस ओमेगा T, क्या फ़र्क पड़ता है। इसको अपन इसको लिख देते हैं A कॉस थीटा और इसको लिख देते हैं A साइन थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल। A बाहर निकल जाएगा, कॉस थीटा साइन ओमेगा और साइन थीटा कॉस ओमेगा T, तो ये अपने को फिर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको जो y है वो ऐसा मिल गया, A कॉस थीटा साइन ओमेगा T और प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा T, बताओ ठीक है। अब A बाहर निकालें तो साइन ओमेगा T कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा T, क्या बनेगा, ये साइन A प्लस बी है
तो क्या लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो y क्या बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो ये अपने को y मिल गया। अब हमारा कार्यक्रम ये है कि भाई हमको चाहिए एम्पलीट्यूड और फाइव, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी मालूम है, ए और फाइव मिल जाता तो काम खत्म। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास डाटा क्या है, ए कॉस थीटा जो है वो किसका इक्वल है, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव के, और ए साइन थीटा जो है वो किसका इक्वल है, ए टू साइन फाइव के, है ना? ठीक है कि नहीं? सो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिलेगा, यहाँ से अपन थीटा निकाल सकते हैं, पहला स्कीम। दूसरा अपने को एम्पलीट्यूड सबसे पहले खोजना चाहिए, तो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस ए टू साइन फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो अब इसको अपन क्या लिखेंगे, इधर क्या है भाई, देखो इधर ए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2 ए वन ए टू कॉस 5, और ये वाला क्या है, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ये दोनों में ए टू कॉमन ले लो, तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2 ए वन ए टू कॉस 5। ठीक है कि नहीं, ये क्या है 1 है। सो एम्पलीट्यूड क्या मिला, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2 ए वन ए टू कॉस 5। बट अपन ना एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया, क्या बताया, कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यही बताया था ना? ठीक है ना? तो इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी वेव का, किसी भी वेव के लिए, तो उसका जो इंटेंसिटी होगा वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ अपन क्या बोल सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर k है, ठीक है? सो पूरे इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत मिलेगा अपने को, के स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2 के ए वन ए टू कॉस 5। बोलो ठीक है, पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा अब क्या करें, अब देखो के ए स्क्वायर क्या है, ये इंटेंसिटी है, चलेगा। के ए वन स्क्वायर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सोर्स। के ए टू स्क्वायर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड सोर्स, ठीक है ना? अच्छा अब यहाँ अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक देखो दिमाग लगाओगे अगर तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, देख लो एक बार, बोलो हाँ या नहीं? भाई k इंटू के स्क्वायर, बाहर k निकलेगा, ए वन स्क्वायर का a निकलेगा, ए टू स्क्वायर का a निकलेगा, cos 5 बाहर है ना? सो ये क्या मिला, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। बोलो ठीक है? सो ये नेट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, बताओ मिला कि नहीं मिला? ठीक है। सो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, देखो नॉर्मली अगर इंटरफेरेंस हो नहीं रहा होता तो क्या फाई का कोई रोल होता ना, तो क्या मिलता, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये गायब, हाँ या नहीं? इसका मतलब क्या है, ये जो आइटम है यही मेन इंटरफेरेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेरेंस टर्म है, और इसी से हमको पता चलता है कि इंटरफेरेंस कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, समझ रहे हो? अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा और हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। बट हम बात करेंगे मैक्सिमम वाला, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो एक I1 I2 तो नहीं बदल सकते, क्या बदल सकते हो तुम लोग, इधर का हो गया, तो क्या बदल सकते हो भाई,
बदलने को तुम्हारे पास सिर्फ है सिर्फ फाई, क्योंकि तुम डिस्टेंस बदल सकते हो। इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, ये बदल सकते हो कि भाई हमारा जो लाइट है वो इंटरफेयर कैसे कर रहा है। तो हमारे ये जो I1 I2 2√I1 I2 cos फाई है, इस पर डिपेंड करेगा हमारा इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा भाई, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2√I1 I2 cos फाई, है ना। इसमें तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, I1 I2 तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि फिर तो वो I1 + I2 की वैल्यू भी बदल जाएगी, है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम cos फाई को कंट्रोल में ला सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या चाहिए, मैक्सिमा चाहिए ना, तब तो कंस्ट्रक्ट होगी चीज़। तो क्या बोल सकते हो, ये cos फाई जो है ये 1 हो जाए, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है ना, और cos फाई 1 है, मतलब फाई क्या होगा, cos 1 कब होता है, ये होता है 0 पे, फिर कब होता है 2 पाई पे, फिर कब होता है 4 पाई पे, फिर कब होता है, जाने दो, 2n पाई पे। ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहे हैं, 2n पाई पे, मतलब पाई के इवन मल्टीपल्स पे हमारा cos फाई 1 होता है, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव। ठीक, तो अब देखो अगर हमारा फेज डिफरेंस अगर हमारा 2 पाई का है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अपने को पाथ डिफरेंस मिलेगा वो लैम्डा का होगा। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। फेज डिफरेंस मतलब दोनों वेव्स के बीच में जो डिफरेंस है उनके पहुंचने में, ठीक है। और पाथ डिफरेंस क्या है, उनको जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल करनी है उसमें जो डिफरेंस मिलेगा, ठीक है ना। हमने 2 पाई क्यों लिया, क्योंकि एक कंप्लीट वेव इतने में आ जाती है, और जो डिफरेंस आता उनके वेवलेंथ का होता। तो 2 पाई अगर पाथ फेज का डिफरेंस है, दोनों के फेज में अगर 2 पाई का डिफरेंस है, तो लेंथ में कितना डिफरेंस आएगा, पाथ में कितना डिफरेंस आएगा, एक वेवलेंथ का, जो कि लैम्डा होगी। क्या ये बात समझ में आई, दोनों सेम सोर्स से आ रहे हैं तो लैम्डा दोनों के लिए अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, सो अगर मैं बोलूं कि मेरा पाथ डिफरेंस p है, अगर लैम्डा के लिए मैं देख रहा हूं तो 2 पाई है फेज डिफरेंस, तो अगर मैं 1 लेता पाथ डिफरेंस को तो मेरा क्या मिलता, 2 पाई बाई लैम्डा। अगर मैं p ले रहा हूं पाथ डिफरेंस, क्या ले रहा हूं, पाथ डिफरेंस, अगर मैं p ले रहा हूं पाथ डिफरेंस, तो मेरा क्या मिलेगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी। हाँ या नहीं बोलो, ठीक है ना। एक सेकेंड, क्या लिख दिया अपन, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पी, हाँ ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, पाथ डिफरेंस है, इधर अपना क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक, तो फेज डिफरेंस हमारा इतना होना चाहिए। हमको क्या क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 2 पाई मिल सकता है, 4 पाई मिल सकता है, ठीक है ना। सो अगर मैं ये जो 2 पाई पी बाई लैम्डा इसको 0 से कंपेयर करूं तो पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, 0, ठीक है। तो अब अपन क्या करें, ये 2 पाई पी बाई लैम्डा को जो दूसरा पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा, 2 पाई, तो मतलब फेज डिफरेंस, तो यहाँ से 2 पाई कट जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, लैम्डा, है ना। सो मतलब सिंपल तरीके से 0 मिल रहा है, लैम्डा मिल रहा है, फिर क्या मिलेगा, 2 लैम्डा, फिर क्या मिलेगा, 3 लैम्डा। तो जो फेज डिफरेंस है वो कैसा है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, मतलब सारे के सारे इवन मल्टीपल्स हैं पाई के, है ना। और जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, जो वेवलेंथ होगी लाइट की लैम्डा, उसके सारे इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। सो मतलब हमको अगर क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो हमको जो दोनों लाइट का पाथ डिफरेंस होगा, मतलब S1 का जो पॉइंट P तक जाना है वो, और S2 को पॉइंट P तक जाना है वो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो या तो लैम्डा हो, या 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा, या कुछ नहीं हो, या फिर 4, 5, 6 लैम्डा, जो भी लैम्डा हो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम तभी होगी जब पाथ डिफरेंस जो होगा वो या तो कैसा हो, इवन मल्टीपल हो पाई का फेज डिफरेंस, और या तो पाथ डिफरेंस जो हो वो इंटीग्रल मल्टीपल हो लैम्डा का। क्या ये बात समझ में आई, तो हमको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका पैटर्न तुम लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा, मैं यहीं पे छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा,
ठीक है। सो ये n इज इक्वल टू 0 के लिए होगा, फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू -1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू -2 के लिए। ठीक है, मतलब अगर अपन इसको n लैम्डा लिख दें, ठीक है, तो अपने को ऐसा मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ चलते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा होगा भाई, यहाँ पे ये जो हम cos फाई को 1 ले रहे हैं, ये नहीं ले सकते अब हम लोग, ठीक है, ये नहीं ले सकते। क्या ले सकते हैं भाई, हमको क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है, मतलब इंटेंसिटी को कम कराना है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे cos फाई को -1 लिख लेते हैं। cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 ना, इससे कम तो और हो नहीं सकता। तो फाई कितना होगा, फाई -1 कब कब होता है, फाई -1 कब कब होता है, सबसे पहले पाई पे होता है, फिर 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे, फिर 7 पाई पे, कहाँ कहाँ पे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, या आसान भाषा में बोलूँ तो ऑड पाई है या नहीं। तो इसका मतलब अभी अपन देखें क्या निकालना है अपने को, जो पाथ डिफरेंस है वो 2 पाई पी बाई लैम्डा, ये फेज डिफरेंस मिलता है। अभी पिछले में तो यही डिराइव किया ना, तो ये एक बार पाई के इक्वल होगा, फिर 3 पाई के, फिर 5 पाई के इक्वल होगा, है ना। तो पहले पाई के इक्वल करते हैं, तो पाई के इक्वल करेंगे तो पाई पाई कटेगा, पी क्या मिलेगा, लैम्डा बाई 2, फिर 3 पाई के लिए इक्वल करते हैं, चलो, तो पाई पाई फिर से कटेगा और क्या मिलेगा, देखो 3/2 और लैम्डा ऊपर जाएगा तो 3/2 लैम्डा, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रही है बात। फिर क्या मिलेगा, 5/2 लैम्डा, फिर क्या मिलेगा, 7/2 लैम्डा। ये बात समझ में आई क्या। तो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा, और जो फेज डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, 2n-1 पाई होगा। क्या ये बात समझ में आई। सो मतलब अगर अपने को रिजल्टिव इंटेंसिटी पे मिनिमा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो किसका, पाई का, या तो पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो किसका, लैम्डा बाई 2 का। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। तो इसमें अपने दोनों देखा। तो ये मेन हमारा यहाँ पे क्या है कि ये हमारा इंटरफेरेंस टर्म आया हुआ है, और जो भी कर रहा है यही कर रहा है, यही डिसाइड करेगा इंटेंसिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा, ठीक है, और हमने बस एक ही चीज़ की बात छोड़ रखी थी, वो ये था कि भाई सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। तो हमने बेसिकली ऐसा बोल दिया था कि उनका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, है ना, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए यही। बट एक्चुअल में डिटेल्ड में अगर उसको हम लोग देखना चाहेंगे तो कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि भाई दो सोर्सेस को हम लोग तभी कोहेरेंट बोलेंगे जब वो कंटिन्यूसली लाइट इमिट कर रहे हैं और वो लाइट की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, और उसके अलावा उसमें फेज डिफरेंस जो होगा वो या तो 0 होगा और या तो कांस्टेंट होगा। तो हम उस दोनों सोर्सेस को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। क्या होगा कोहेरेंट सोर्स, क्या होगा, जब दो लाइट वेव निकल रही हैं दोनों सोर्स से, ठीक है, और दोनों सोर्स की फ्रिक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो कैसे सोर्स होंगे, कोहेरेंट। अगर दोनों में कोई भी कंडीशन मेट नहीं हुई तो क्या होगा, इनकोहेरेंट। ठीक है ना। अब कोहेरेंट सोर्सेस की ज़रूरत पड़ी क्यों पड़ी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए। तो भाई इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग देखे वो क्या देखे, I इज इक्वल टू I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये देखे इंटेंसिटी का फॉर्मूला, यही था ना इंटेंसिटी। अब इसमें जो है अपना I1 I2 cos फाई, ये अपना इंटरफेरेंस टर्म है, ठीक है। अब अगर इनके फेज डिफरेंस फाई जो है वो कांस्टेंट है अगर टाइम के साथ में, तो क्या होगा, अपने को दो इंटेंसिटीज मिलेंगी। एक मिलेगा √I1 + √I2, ये जब 1 रहेगा तो क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में cos फाई 1 होता है, और cos फाई अगर 1 होगा तो I मिलेगा I1 + I2 + 2 रूट I1 I2, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसी तरीके से मिनिमम के केस में क्या होगा, cos फाई जो है वो -1 होगा, तो मेरे को I क्या मिलेगा, दिख रहा होगा तुम लोग को, ये माइनस होगा तो ये √I1
माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर मिलेगा, ये होगा मिनिमम इंटेंसिटी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये सिर्फ कोहेरेंट केसेस में ही पॉसिबल होगा ना, क्योंकि cos फाई को फिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर कंटिन्यूअसली cos फाई टाइम के साथ वेरी करेगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू भी लेगा, नेगेटिव वैल्यू भी लेगा, और cos फाई का एवरेज क्या होता है? 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये तो भैया कुछ दिखेगा ही नहीं अपने को, ऐसा लगेगा जैसे ये बल्ब जल रहे हैं, ना तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ना कुछ। समझ में आई बात? तो इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। तो अगर अपने को इंटरफेरेंस देखना है तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस और सेम फ्रीक्वेंसी वाले दो सोर्स की ज़रूरत होगी, जिनको हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। अब सोचो यार, एक बात बताओ, कोहेरेंट सोर्स के लिए यंग ने ये स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट ही क्यों किया? उसने स्लिट ही क्यों ली? उसने एक स्लिट यहाँ ली, उस स्लिट के बाद उसने 2 स्लिट ली, है ना। वो अलग अलग 2 बल्ब भी तो ले सकता था सोडियम वेपर के, बट उसने नहीं ली। कारण यह है भाई कि लाइट जो है ना वो हर एक एटम से निकलता है, हर एक इंडिविजुअल एटम से। मैटर एज अ बल्क में लाइट इमिट नहीं करता है, और हर एक मैटर जो लोगे, जो भी मान लो तुमने लिया, तो उसके छोटे से छोटे पार्टिकल में हो सकता है कुछ चेंज आ जाए, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन ही गलती से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, या एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी रिलीज करके लोअर स्टेट में आ जाए। तो वो छोटी सी एनर्जी भी तो क्या करेगी, वो पूरी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब करेगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट अगर सोर्स हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हमको ये इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? इसीलिए ये जो बल्ब है ये इंटरफेरेंस नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में होता है डिफरेंस। इवन देखोगे अगर तो एक एटम में अगर तुम देखोगे तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन में 10⁻⁸ सेकेंड लगते हैं। सो अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमको दिखेगा कि 10⁸ टाइम्स मैक्सिमा और मिनिमा कंटिन्यूअसली बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। ऑब्जर्व कर पाओगे क्या? मुश्किल से 100 बार अगर कोई चीज़ चेंज होने लगे तो तुमको दिखता नहीं, 10⁸ टाइम्स होगा तो कहाँ से दिखेगा? समझ में आई बात? तो क्यों हम लोग 2 डिफरेंट सोर्स से कोहेरेंट वेव्स, मतलब कोहेरेंट सोर्स नहीं बना सकते, मतलब 2 डिफरेंट सोर्सेज को कोहेरेंट नहीं बोल सकते। इसलिए इसके लिए अपन क्या यूज़ किए? यंग ने डबल स्लिट यूज़ किया था। इसके अलावा एक और है फ्रेस्नेल नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपना बाई प्रिज्म मेथड यूज़ किया था। इसमें इन्होंने रिफ्रैक्शन का यूज़ किया था, इसको बाद में हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा एक होता है लॉयड्स मिरर। लॉयड्स मिरर में इन्होंने मिरर का यूज़ किया था, और रिफ्लेक्टेड वेव जो निकल के आई थी वो इंटरफेरेंस कराई थी, क्योंकि दोनों एक ही है ना। रिफ्लेक्शन के बाद भी वेव में डिफरेंस तो नहीं आएगा ना, लैम्डा वेवलेंथ जो है या फ्रिक्वेंसी चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर हमको क्या चाहिए, 2 कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, तो हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो पहला चीज़ का ध्यान ये रखना पड़ेगा कि भाई दोनों सोर्स जो हैं वो दोनों जो सोर्स हमने बनाए वो एक ही सोर्स से बने हों, ताकि हमको लाइट की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई भी चेंज ना मिले। दूसरा चीज़ ये कि भाई अपने पास मोनोक्रोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, हर कलर अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाएगा और हमारे दिमाग का दही बन जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो पाथ डिफरेंस होगा ना वेव्स का, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन हमारी बहुत ज़्यादा दूर होगी, जो पाथ डिफरेंस हम ले रहे हैं दोनों वेव्स के जो बहुत ज़्यादा होगा, तो हम लोग वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न को सही से नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, और हमको एकदम जनरल जैसे लाइट बल्ब जलते हैं ना वैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, एंजॉय करो।